वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा था, जो ग्लूकोस है, ग्लूकोस हमारा टूट जा रहा था दो पायरोविक एसिड में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। जो ग्लाइकोलाइसिस था, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोस टूट गया दो पायरोविक एसिड में। अब ये जो पायरोविक एसिड है, इनके पास ऑप्शन है, या तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने पिछली वाली क्लास में देखा था, या तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमारे यीस्ट में या बैक्टीरिया वगैरह में हो रहा था, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारी मसल्स में हो रहा था, और फर्मेंटेशन का मतलब होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस क्लास में हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, उस सब चीजों के बारे में। तो अभी तक क्या हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस जो 10 स्टेप की प्रोसेस है, उससे हमें क्या मिला है, दो मॉलिक्यूल पायरोविक एसिड के और दो एटीपी और दो ही NADH बने हैं अभी तक क्या हुआ है कि जो दो मॉलिक्यूल बन गए ग्लाइकोलाइसिस से पायरोविक एसिड के, और दो ही मॉलिक्यूल हमारे एटीपी के, दो ही NADH के। पूरी 10 स्टेप की प्रोसेस है जो हमने पिछली वाली क्लास में करी थी। इस क्लास में देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। जो पायरोविक एसिड है, एक टाइप तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है। तो पायरोविक एसिड से एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होगा, उस चीज को हम इस क्लास में देखने वाले हैं। अच्छा, अभी तक क्या हुआ है, देखो फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस होकर प्लांट ने बनाया ग्लूकोस, और ग्लूकोस हमारा ग्लाइकोलाइसिस होकर टूट गया दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड के साथ साथ यहां पर दो एटीपी और दो NADH भी बना, और दो ही मॉलिक्यूल NADH के भी बने। ठीक है, NADH भी आगे चल के ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। एक NADH से 3 ATP बन जाएंगे आगे जाकर। एक NADH 3 ATP के बराबर होता है। अभी कहां पर होगा ये मैं बताता हूं। देखो, ग्लाइकोलाइसिस हुई, पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस पूरी 10 स्टेप की प्रोसेस, जिसमें हमने शुगर को तोड़ दिया था, शुगर या फिर ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट को हमने तोड़ दिया था दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड में। सेकंड स्टेप होगा हमारा, अब जी पायरोविक एसिड है, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो अलग स्टेप होगा, एरोबिक करेगा तो अलग होगा। इस क्लास में हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो सेकंड स्टेप होगा इस पायरोविक एसिड का पायरोवेट ऑक्सीडेशन। पायरोवेट ऑक्सीडेशन। पायरोवेट ऑक्सीडेशन होने के बाद थर्ड स्टेप होगा यहां पर क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के बाद फोर्थ स्टेप और होगा, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस तक हमने पढ़ लिया था। ग्लाइकोलाइसिस कहां हो रही है, सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में इसकी पोजीशन तो हमको पता है कहां है, ये साइटोप्लाज्म में हो रही है। और यहां तक कि ग्लाइकोलाइसिस तो सभी ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। अब बात ये वाले जो स्टेप हैं, ये स्टेप बस एरोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं, ये एक्सक्लूसिव हैं बस एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरोविक एसिड का फर्मेंटेशन हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरोविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ये वाली प्रोसेस हो रही थी साइटोप्लाज्म में। तुमने नाम सुना होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है, वो पावर हाउस है सेल का, जितनी भी पावर बनती है वहीं बनती है। ठीक है, लेकिन अभी हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, और रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी बनाना। तो एनर्जी बनाने के लिए अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया का नाम नहीं आया, अजीब नहीं लगा तुम्हें? ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये सारी दूसरी तीसरी चौथी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। जो पायरोविक एसिड बना है, ये पायरोविक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो सब मेम्ब्रेन है, अंदर मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ होगी वो चीज़ भी मैं अभी बता देता हूँ। चलो, पायरोवेट ऑक्सीडेशन और क्रैब साइकिल ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। अभी मैट्रिक्स क्या होता है, एक सेकंड रुक जाओ, अभी बता दूंगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। मैट्रिक्स भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इनर मेम्ब्रेन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों हमारे जो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों जो स्टेप है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। ग्लाइकोलाइसिस हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, जो कि एक 10 स्टेप की प्रोसेस है। पूरा स्टेप हमने 10 स्टेप हमने देख लिए हैं पिछली वाली क्लास में। अगर किसी को ग्लाइकोलाइसिस नहीं आती तो पिछली वाली क्लास जाकर देख ले, उसमें बहुत अच्छे से मैंने ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल में बताया, एक एक स्टेप करके वहां पर दिखाया है, ठीक है। अगर पिछली वाली क्लास देखी होगी तभी इसी क्लास में आए हो तुम। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस हुई, पायरोविक एसिड बना, 2 ATP बनी और 2 ही हमारा NADH बना। NADH बनता था 6 वाले स्टेप में, जब यहां पर एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता था, याद है। ग्लाइकोलाइसिस लिखोगे ना 2-4 बार तो याद हो जाएगी। ग्लूकोज से पायरोविक एसिड बना। अब ग्लूकोज से पायरोविक एसिड बना, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेस हो रही है। अब इस पायरोविक एसिड को, कितने मॉलिक्यूल हैं ये पायरोविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल बने पायरोविक एसिड के। अब ये जो पायरोविक एसिड है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया का मैं तुम्हें बता देता हूं क्या सीन रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी एक तो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन है जिसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी अगले वाले डायग्राम में अच्छे से आ जाएगा समझ में, रुको। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बस 2 ATP लेके ऑर्गेनिज्म खुश हो जा रहा था। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम पूरी एनर्जी निकालेंगे फूड से, पूरी कितनी, 38 ATP। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP निकालेंगे। कहां एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP निकल रही थी, कहां यहां पर 38 ATP निकलेंगी, तो दोनों में फर्क है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बेसिक डिफरेंस है दोनों का। यहां पर क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा फूड का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहां पर क्या है, ग्लूकोज। और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 निकलती जाएगी, CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। CO2 जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर ये कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, हमारे 6 कार्बन एटम है। तो इन 6 कार्बन एटम को पहले हम ग्लाइकोलाइसिस करके, रेस्पिरेशन क्या है कि फूड मॉलिक्यूल्स के बीच के जो बॉन्ड है उनको तोड़कर, बॉन्ड जब टूटते हैं तो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को हम ATP की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। पहले ग्लाइकोलाइसिस में ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो 3 कार्बन के बन गए, 3 कार्बन का ये बन गया, 2 मॉलिक्यूल ये क्या बन गए, पायरोविक एसिड के। अब इन कार्बन के बॉन्ड को भी तोड़ेंगे और जब ये कार्बन के बॉन्ड टूटेंगे तो यहां से CO2 की फॉर्म में निकलते चले जाएंगे कार्बन, जिसको बोलेंगे हम डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब एक एक कार्बन को यहां से निकालते चले जाएंगे। तो टोटल कितने CO2 बन सकते हैं, टोटल कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 CO2 बन सकते हैं। तो पूरी जो हमारी ये साइकिल रहेगी अब आगे वाली, उसमें 6 CO2 निकलेंगे। अगर दोनों मॉलिक्यूल की बात करूं पायरोविक एसिड के, तो 6 CO2 हमारे निकलेंगे। 6 बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा दोनों मॉलिक्यूल के लिए। अगर एक मॉलिक्यूल के लिए तो 3 बार हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अब ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन निकलता चला जाएगा CO2 की फॉर्म में, और जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को हम ATP की फॉर्म में स्टोर करते रहेंगे। क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी निकलती है, और अगर बॉन्ड बनाते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। CO2 की फॉर्म में निकलते चलाएंगे, वाटर भी निकलेगा और एनर्जी तो निकलेगी ही। अच्छा, ये जो प्रोसेस होगी सारी हमारी पायरोवेट तक की प्रोसेस तो साइटोप्लाज्म हुई। पायरोवेट के आगे की जो प्रोसेस है वो कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पायरोवेट खुद चला जाएगा, नहीं, पायरोवेट का ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
पायरोवेट कहाँ बना है? साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हुई है तो पायरोवेट भी साइटोप्लाज्म में बना है। साइटोप्लाज्म से पायरोवेट चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद उसका पायरोवेट ऑक्सीडेशन, क्रैब साइकिल और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो एक तो ये हमारी बाहर वाली मेम्ब्रेन है जो कि है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके अंदर है हमारी इनर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में ऐसे फोल्डिंग्स हैं, इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं हम क्रिस्टे। क्लियर? ये ऐसे जो फोल्डिंग बन रही है ना इनर मेम्ब्रेन की, इनको क्रिस्टे बोलते हैं। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की जो जगह है, इस जगह को बोलते हैं हम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? ये नीली नीली जो जगह दिख रही है, ये जगह हमारी मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले पायरोविक एसिड आता है। पायरोविक एसिड यहां पर पड़ा है, ये कहां पड़ा है? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म से पायरोविक एसिड आ गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर इसका होगा पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन उसको बोलते हैं, अभी समझेंगे, कोई इतनी जल्दी नहीं है। अच्छा, पायरोविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। उसके बाद जो बनेगा उसको फिर हम क्रैब साइकिल के अंदर लेके जाएंगे और क्रैब साइकिल के अंदर ले जाकर जो बनेगा उसको हम फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, कितनी प्रोसेस हो गई? पहली प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड पायरोवेट ऑक्सीडेशन, थर्ड हमारा क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के बाद हमारी फोर्थ जो प्रोसेस होगी उसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हमारी जो सेकंड वाली प्रोसेस है, सेकंड वाली प्रोसेस कौन सी? पायरोवेट का ऑक्सीडेशन होना। हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरोवेट का ऑक्सीडेशन होगा। पायरोवेट बोलो या पायरोविक एसिड बोलो, बात एक है। पायरोवेट का ऑक्सीडेशन होगा कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पायरोवेट का ऑक्सीडेशन होगा। फिर क्रैब साइकिल भी कहां होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहां पर होगी? इस वाली इनर मेम्ब्रेन में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बस क्रैब साइकिल तक हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे। चलो, तो यहां पर दो जगह प्रोसेस हमारी चलेगी। पहली प्रोसेस चलेगी मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होगा? पायरोवेट ऑक्सीडेशन और क्रैब साइकिल। और मैट्रिक्स के अंदर ही हमारा सारा CO2 निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। एक पायरोविक एसिड से कितने CO2 निकल सकते हैं? पहले तो ये जानो कि एक पायरोविक एसिड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो 3 ही CO2 निकल सकते हैं। तो एक पायरोविक एसिड से 3 CO2 निकलते हैं और ये प्रोसेस कहां होती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अगर मैं पूछूं एक ग्लूकोज में कितने CO2 निकल सकते हैं, तो एक ग्लूकोज में 6, क्योंकि 2 पायरोविक एसिड, एक पायरोविक एसिड से 3 CO2, 2 पायरोविक एसिड से 6 CO2 हमारे निकल जाएंगे। उसके बाद जो हमारा NADPH बना और FADH, जो सारी चीजें बनेंगी, पूरा हमारा डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। जो बचेगा उसको हम डाल देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहां पर जाकर फिर सारी हमारी ATP बन जाती हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस हो गया साइटोप्लाज्म में। सेकंड स्टेप पायरोवेट ऑक्सीडेशन, मैट्रिक्स में हो गया, वहां पर CO2 निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैट्रिक्स में 2 स्टेप होंगे, पायरोवेट ऑक्सीडेशन और दूसरा हमारा क्रैब साइकिल, दूसरा तीसरा, ये 2 स्टेप हो गए मैट्रिक्स के अंदर। थर्ड वाला स्टेप जो है जिसमें कि बहुत ढेर सारी अमाउंट में ATP बनेगी, वो स्टेप होगा हमारा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहीं पर हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एरोबिक रेस्पिरेशन है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन की जरूरत कौन से स्टेप में पड़ती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले स्टेप में। ग्लाइकोलाइसिस में नहीं पड़ती, पायरोवेट ऑक्सीडेशन में भी नहीं पड़ती, क्रैब साइकिल में भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जो लास्ट वाला स्टेप है हमारा 4 वाला स्टेप, जो कि कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, वहां पर हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अभी हम 4 स्टेप के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी तो हम सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, सेकंड वाला पायरोवेट ऑक्सीडेशन और सेकंड वाला पायरोवेट ऑक्सीजन, थर्ड वाला हमारा क्रैब साइकिल, इन 2 स्टेप के बारे में स्टडी करेंगे। पहले देखते हैं पायरोवेट ऑक्सीडेशन। पायरोवेट ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि कार्बन निकल रहा है, CO2 निकल रही है। CO2 निकलने का मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पायरोविक एसिड है, पायरोविक एसिड जो कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है हमारा, वो मिलता है
कोएंजाइम ए के साथ, कोएंजाइम ए के साथ पायरोविक एसिड मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये प्रोसेस हो रही है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एक एंजाइम है हमारा, उस एंजाइम का नाम क्या है, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस। अब ये पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस, जहां भी डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आ जाए ना, एक बार और डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आया था, बताओ कहां आया था? डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम एक बार आया था जब हम ग्लाइकोलाइसिस कर रहे थे, तो 6 वाला स्टेप जो था, याद करो 6 वाला स्टेप, ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, वहां पर उसने क्या किया था, NAD प्लस को NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहां पर भी डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम NAD प्लस को NADH और H प्लस में कन्वर्ट कर देगा। डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जहां पर आए वो NADH को बनाता है, और जहां काइनेज एंजाइम आए वो कुछ ATP वेटीपी को बनाता है, लेकिन वो ATP बनाता है बस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जो मेजर ATP बनती है ना, ज्यादातर बहुत ढेर सारी जो ATP बनेंगी वो बनेंगी हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि हमारा 4th वाला स्टेप है, जिसके बारे में आज हम नहीं पढ़ेंगे, जिसके बारे में अगली वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पायरोवेट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में पायरोविक एसिड का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसलिए नाम लिख दिया इसका ऑक्सीडेटिव। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि पायरोविक एसिड से एक CO2 हमारा निकल रहा है। देखो 2 मॉलिक्यूल आए, चलो पहले एक मॉलिक्यूल को ही लेके देखते हैं। एक मॉलिक्यूल के साथ जो होगा वही दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ भी होगा। पहले पायरोविक एसिड, पायरोविक एसिड, पायरोविक एसिड मिलता है हमारा, ये कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। इस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये कौन सा वाला स्टेप है हमारा, फर्स्ट वाला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड वाला स्टेप चल रहा है ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, या फिर इसको बोलते हैं पायरोवेट ऑक्सीडेशन। पायरोवेट ऑक्सीडेशन क्योंकि पायरोविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, और डीकार्बोक्सिलेशन क्यों, क्योंकि पायरोविक एसिड से एक कार्बन निकलेगा। पायरोविक एसिड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, ठीक है, C4 कार्बन। चलो अब यहां पर एक कोएंजाइम ए लगता है, COA, कोएंजाइम ए नाम है इसका। अब कोएंजाइम ए यहां पर एक एंजाइम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, क्या नाम है उसका, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस। अब पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस यहां पर लगेगा और पायरोविक एसिड का ऑक्सीडेशन कर देगा। और पायरोविक एसिड का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, देखो NAD प्लस होगा यहां पर, और NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस H प्लस में। NAD ने H को लिया है, हाइड्रोजन को लिया है, हाइड्रोजन को अपने अंदर लेना मतलब रिडक्शन करना, इसका रिडक्शन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, उसे लगा लो। यहां पर इसका क्या हो रहा है, NAD का क्या हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि वो H को ले रहा है, जो H को लेगा अपने अंदर उसका होगा रिडक्शन। अगर ये रिडक्शन कर रहा है अपने अंदर तो इसका ये ऑक्सीडेशन कराएगा। या सीधा हम रट लो इसको, पायरोविक एसिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरोविक एसिड का ऑक्सीडेशन होकर बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और साथ में एक CO2 भी रिलीज हो जाता है, साथ में एक CO2 भी रिलीज होगा। और इस सारी प्रोसेस को कराने के लिए एक यहां पर मेटल आयन भी रहता है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम 2+, ये भी यहां पर रहेगा। तो यहां पर एक CO2 निकल गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन रहेंगे ये बताओ मुझे। पायरोविक एसिड में 3, एक CO2 निकला तो यहां पर 2 कार्बन रहेंगे, ये 2 कार्बन का हमारा कंपाउंड है। इतनी बात हो गई। पायरोविक एसिड CO2 निकला, CO2 निकला इसलिए इसको बोल रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन, और पायरोविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेटिव। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गया पायरोविक एसिड का, सेकंड वाला स्टेप हमारा पूरा हो गया। ये चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। अब ये जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये एंटर करेगा क्रेब साइकिल के अंदर, ठीक है,
ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रैब साइकिल के अंदर एंटर करेगा। क्रैब साइकिल के और भी बहुत सारे नाम हैं, इसको बोलते हैं TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसको बोलते हैं हम सिट्रिक एसिड साइकिल। देखो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे C3 साइकिल थी, C3 साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा था, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा था 3PGA। और ऐसे ही C4 साइकिल थी, उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए उसका नाम C4 साइकिल। C3 साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना था क्या बना था 3PGA। 3PGA में 3 कार्बन, तो उसका नाम हो गया C3 साइकिल। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है ना, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड बनता है यहां पर, तो इसलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी रख देते हैं। और क्रैब साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हमारे एक साइंटिस्ट हैं जो हैं सर हैंस क्रैब, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसका नाम हमारा क्रैब साइकिल भी पड़ गया। जैसे कैल्विन साइकिल को कैल्विन ने डिस्क्राइब किया था, ऐसी क्रैब साइकिल को क्रैब ने डिस्क्राइब किया है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो पायरोवेट है, पायरोवेट का ऑक्सीडेशन तो हमारा उसमें ही हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में। पायरोवेट का ऑक्सीडेशन होकर क्या बना था एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। अब ये 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही एंटर करेगा हमारा TCA साइकिल में, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलो या फिर क्रैब साइकिल बोलो या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बोलो, सबका मतलब एक ही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी और यहां पर हम जो ये 2 कार्बन वाला ये है, इससे धीरे धीरे करके इस CO2 निकालते जाएंगे, CO2 निकालते जाएंगे और हम डीकार्बोक्सिलेशन करते रहेंगे। ठीक है, अब इसके स्टेप को 1 बाय 1 करके देखते हैं, मैं इसको तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, मैं ऐसे समझाऊंगा उसको। थोड़ी NCERT से बड़ी होगी वो थोड़ी सी, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। ओके, चलो सबसे पहले हमारा पायरोविक एसिड ले लेते हैं। पायरोविक एसिड, पायरोविक एसिड हमारा 3 कार्बन वाला कंपाउंड, 3 कार्बन वाला ये कंपाउंड जिसके साथ हुआ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिससे कि ये कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन, 2 कार्बन। ठीक है जी, चलो एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन। यहां पर एक एंजाइम भी लगा जिसका नाम है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, यहां पर लिख देता हूं मैं पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम जहां भी सुनो ना तुम कान खड़े हो जाने चाहिए तुम्हारे, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम NAD को NAD+ को कन्वर्ट कर देता है NADH में। अब तुम बोलोगे कि 3 कार्बन थे, यहाँ पर 2 कार्बन बच गए, 1 कार्बन कहाँ गया, नहीं बोलोगे, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया तुमको, 1 कार्बन CO2 बन के बाहर निकल गया। तो मैंने ऐसे ही बोला, यहाँ से CO2 बन के बाहर निकल गया, तभी तो इसको हम बोल रहे थे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ से हमारी TCA साइकिल स्टार्ट होगी, जिसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, जो कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, वो मिलता है हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को पहचानते हो, बताओ कितने कार्बन होते हैं इसके अंदर। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं, अरे पता है ना, 4 कार्बन होते हैं। कैसे पता, क्योंकि हमने ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में हमें पता था इसका। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और ये एसिटाइल कोएंजाइम है, दोनों यहां पर मिले और यहां पर मिलकर ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है TCA साइकिल का, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, सिट्रिक एसिड। तभी तो इसको हम बोल रहे थे सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, यहां पर बन जाएगा हमारा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अब मैं पूछता हूं कि सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन होंगे।
देखो जी 4 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, टोटल कार्बन कितने हो गए 6 कार्बन, 3 1 2 3, 3 और 3 6 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब एक चीज और याद रखो कि यहां से जो कोएंजाइम है वो बाहर निकल जाएगा, COA यहां से बाहर निकल जाएगा, कोएंजाइम A, ठीक है। एसिटाइल को छोड़ दिया कोएंजाइम ने, कोएंजाइम बाहर निकल गया। और यहाँ पर पानी भी तो ऐड होता है, तो नीले रंग से मैं थोड़ा दिखा दूं कि यहाँ पर पानी भी ऐड हुआ है। कैसे दिखाऊं, चलिए पानी ऐड हुआ है, ठीक है। H2O ऐड हुआ है, ठीक है। बेवकूफ बच्चे ये नहीं समझ लेना कि H2O COA में चेंज हो गया, COA ये वाला निकला है, ठीक है। ये वाला COA निकल गया, पानी ऐड हुआ, 2 जगह पानी ऐड होगा बस, तो एक तो फर्स्ट वाले स्टेप में, एक आगे जब मैं बताऊंगा जब याद रखना है, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, यहां पर एक एंजाइम भी लगा। अब क्योंकि सिट्रिक एसिड बना है तो सिट्रिक एसिड बनने के लिए एंजाइम होता है सिट्रेट सिंथेज। सिट्रिक एसिड को सिट्रेट भी बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट सिंथेज, सिंथेज। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एसिटाइल को एंजाइम में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिला, सिट्रिक एसिड बनाया, एंजाइम लगा सिट्रेट सिंथेज, पानी भी ऐड हुआ और कोएंजाइम में बाहर निकल गया। इतनी सी बात है बस। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का है क्योंकि 4 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, टोटल कार्बन 6 कार्बन। सिट्रिक एसिड को सिट्रेट भी बोल सकते हैं, अगर सिट्रेट भी बोल दिया ना सिट्रिक एसिड को तो भी कोई नहीं मारेगा तुमको। अब ये जो सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रिक एसिड अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आइसोमर है हमारा आइसोसिट्रेट। कौन? आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रेट में। यहां पर एंजाइम कौन सा लगा? आइसोमरेज एंजाइम लग गया यहां पर एक, ठीक है। उसको एंजाइम को याद करने की जरूरत नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो मैं बता दूंगा। सेकंड स्टेप ये हो गया, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। थर्ड वाले स्टेप पे चलते हैं। थर्ड वाले स्टेप पे क्या होगा जी? अच्छा, अगर मैं पूछूं सिट्रेट सिंथेज में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। यहां पर भी 6 कार्बन होंगे क्योंकि इसी का तो आइसोमर है। आइसोमर में नंबर ऑफ जो हमारे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा। आइसोसिट्रेट हो गया। आइसोसिट्रेट से स्टेप नंबर आएगा हमारा 3। यह गया हमारा स्टेप नंबर 3। अच्छा, 3 स्टेप में जो आइसोसिट्रेट है, आइसोसिट्रेट का यहां पर होगा, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ना, रुको एक मिनट। आइसोसिट्रेट का यहां पर होगा डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन होकर आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, या फिर इसको अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट या फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। यहां पर होता है डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन में एक CO2 तो निकलना बनता है। यहां से एक CO2 हमारी बाहर निकाल दो, CO2 बाहर निकल गई, ठीक है जी। यहां पर कितने कार्बन बचे? कितने कार्बन बचे बताओ? अरे भाई 6 कार्बन में से एक कार्बन CO2 निकला तो 5 कार्बन बचे, क्या नहीं बचे? 1 2 3 4 5 कार्बन यहां पर बच गए। अब ये जो 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, अच्छा यहां पर एंजाइम कौन सा लगा? अब एंजाइम लगा तो यहां पर लगा हमारा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस। क्या? आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस, डीहाइड्रोजिनेस, ये एंजाइम यहां पर लगा, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस। कान खड़े होए क्या नहीं हुए? ठीक है, कान खड़े होने चाहिए क्योंकि डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम लगा है। और डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम क्या करता है? जहां भी लगता है ये NAD+ को कन्वर्ट कर देता है NADH+H+ में। इतनी बात क्लियर है? CO2 भी निकला, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, 5 हमारा ये हो गया। अब ये जो
अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, इसका भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का भी वही हशर होगा जो आइसोसिट्रेट का हुआ था। इससे भी एक CO2 निकाल दो, इससे भी एक NAD+ NADH+ H+ में कन्वर्ट कर दो। सिंपल बात, यहां से भी एक CO2 निकाला, इसका भी सेम वही काम कर दो जो इसका करा है आइसोसिट्रेट का। इसके लिए भी NAD+ NADH+ H+। अब बताओ यहां पर कौन सा एंजाइम लगेगा। देखो तुम इससे गैस कर सकते हो आसानी से। यहां पर क्या लगा था, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, यहां पर लगेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस या फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। समझ में आ रहा है ना बात। यहां पर क्या एंजाइम लगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, यहां पर लगेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। अल्फा कीटो, ओके, थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस थोड़ा नीचे आएगा। डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस लग गया। तो हमें पता है डिहाइड्रोजिनेस लगा, इस वजह से ये NADH+ H+ में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये हमारा यहां से एक CO2 भी निकल गया। अब मैं अगर पूछूं कि अगला वाली जो चीज बनेगी उसके अंदर कार्बन का अमाउंट कितना होगा, तो 4 कार्बन बचे, क्योंकि 5 में से 1 निकला तो 4 ही तो बचे। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हमारा अब कन्वर्ट हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और ये कौन सा स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 4। अगला आ गया हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, ये हमारा कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, 1 2 3 4 बना दिए जी। अच्छा, 4 कार्बन का हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है। तो यानी अब आगे कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, जितना डीकार्बोक्सिलेशन होना था यहां पर हो चुका है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आगे हमारा जाएगा और बनाएगा सक्सिनिक एसिड। थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, क्या बनाएगा, सक्सिनिक एसिड। ओके, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड को सक्सिनेट भी लिख सकते हैं ना, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनाइल कोएंजाइम, और यहां पर भी एक एंजाइम लगता है जो कि हमारा स्टेप 5 है, और इस एंजाइम का नाम है हमारा कोएंजाइम ए सिंथेज। अभी पता चलेगा क्यों है इसका नाम ये, कोएंजाइम ए सिंथेज। देखो यहां से एक कोएंजाइम ए निकल जाएगा, कोएंजाइम ए निकल गया COA, तो कोएंजाइम ए बन गया। कोएंजाइम ए बना तो नाम हो गया एंजाइम का कोएंजाइम ए सिंथेज। और साथ में जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब एक GDP GTP में कन्वर्ट हो जाती है, GDP GTP में कन्वर्ट हो जाती है। ये GDP वो वाली देश वाली GDP नहीं है, ये है ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दिख रहा है, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये GDP GTP क्या है, GDP जो है ना और GTP, ये GDP GTP ATP ही है, ऐसा समझो, क्योंकि ये GTP जो है ATP में कन्वर्ट हो जाएगी। NADH 3 ATP में कन्वर्ट होगा, GTP 1 ATP में कन्वर्ट हो जाएगी। सक्सिनिक एसिड के अंदर कार्बन कितने होंगे, कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ तो 4 ही तो कार्बन होंगे भाई, 1 2 3 4। अब आगे चलो, आगे चलो, घर से मत जाने लगना। सक्सिनिक एसिड, आगे चलो का मतलब मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है, ये वाली साइकिल हमारी आगे चल रही है ना। सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला हमारा सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड में, फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, इसको थोड़ा लंबा करके लिखना पड़ेगा, है ना, तभी हमारी सही बैठ पाएगा, घिच पिच नहीं होनी चाहिए ना। सक्सिनिक एसिड
फ्यूमरिक एसिड में हमें कन्वर्ट करना है। फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन 4 कार्बन, क्योंकि सेम चलता आ रहा है, कोई अभी डी कार्बोक्सिलेशन होगा नहीं, 4 कार्बन लिख दिए। यहाँ पर एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है हमारा, एंजाइम का नाम है हमारा सक्सेनाइल डिहाइड्रोजिनेज, इसको बोलते हैं सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ये हमारे स्टेप कौन सा हो गया 6। और देखो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया, कान खड़े होने चाहिए थे, तुम्हारे नहीं हुए, तुम्हारी गलती है। यहां पर एक FADH, FAD प्लस FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, सर नई नई चीजें क्यों ला रहा हो इसके अंदर, अच्छे खासा NADH था, अब ये FADH2 क्यों आ गया। देखो भाई मैं तो इस साइकिल को बना नहीं रहा, जो है चीज वो है। FADH2 क्या है कि FADH, देखो मैं भी बना रहा हूँ, सेल के अंदर मेरी भी बन रही है, लेकिन जो है सही बात है वो तो पढ़नी ही पड़ेगी। FADH2 क्या है, जैसे NADH है, NADH एक NADH 3 हमारे ATP में कन्वर्ट होगा, ऐसे ही FADH2 हमारा 2 ATP में, यहाँ लिख देता हूं मैं इस ग्रीन से, NADH इक्वल है हमारा 3 ATP के, FADH2 है हमारा 2 ATP के बराबर, GTP इक्वल टू है हमारा ATP के बराबर। चलो अब फ्यूमरिक एसिड आगे हमारा चलेगा, और फ्यूमरिक एसिड हमारा बनाएगा मैलिक एसिड। क्या बनाएगा, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड में भी एक हमारा एंजाइम लगेगा, उसको बोलते हैं फ्यूमरेज, फ्यूमरेज, फ्यूमीरेज। ये कौन सा स्टेप आ गया, नंबर 7 वाला हमारा ये स्टेप आ गया, ठीक है। 7 वाला स्टेप, 6 वाला स्टेप ये। अच्छा, और यहां पर जब ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहां पर भी एक पानी का मॉलिक्यूल हमारा ऐड होता है। पानी हमारा नीला पानी, नीले रंग से दिखा रहा हूं, है ना, पानी का मॉलिक्यूल ऐड हो गया, मैलिक एसिड बन गया। अब ये मैलिक एसिड आगे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। मैलिक एसिड में पूछने की जरूरत नहीं है कितने कार्बन है, 4 कार्बन है ना, 4 ही कार्बन आएंगे, ठीक है। मैलिक एसिड कन्वर्ट हो गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, तुम एंजाइम का नाम सुनोगे तो कान खड़े होंगे। एंजाइम का नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज आ गया तो जो होना था वही होगा यहां पर भी, जो अब तक का होता आया है, लेकिन इसको छोड़कर, है ना। NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस H प्लस में। तो मैं एंजाइम देख के ना थोड़ा ये लग रहा होगा कि यार इतने बहुत सारे एंजाइम क्यों, इतने तो बुक में भी नहीं है, क्या दे दिया ये। बस जो जो एंजाइम मैं बोल रहा हूँ वो एंजाइम तो याद करना पड़ेंगे तुम्हें बस, है ना। कौन कौन से एंजाइम, एक तो तुम कर लो ये वाला, कौन से कलर से दिखाऊं, ये ब्राउन वाला कलर कैसा लगता है, पता नहीं, दिखेगा भी नहीं दिखेगा। पीले से तो CO2 निकाल दिया, गुलाबी से दिखाते ना, गुलाबी, ठीक है। एक तो सिट्रेट सिंथेस तुम्हें याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। जो फर्स्ट वाला एंजाइम है हमारा, सिट्रेट याद हो गया, सिट्रिक एसिड बना रहा है, सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है तो सिट्रेट सिंथेस एंजाइम होगा। दूसरी चीज यहाँ पर, और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला एंजाइम सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेस और मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, ये 2 एंजाइम को मत भूल जाना। मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेस, सिट्रेट सिंथेस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये 8 स्टेप में पूरी हमारी क्या हो गई, क्रैब साइकिल हो गई। तुम बोलोगे सर साइकिल तो हो गई, लेकिन इससे क्या मिला हमें, क्या हमने क्यों इतनी ये दिमाग रगड़ा इसमें, चलो बताते हैं। देखो इससे हमको क्या मिला, एक तो ये NADH मिला, ठीक है, एक NADH यहां पर मिला, CO2 तो चलो बाहर निकल गई, हमारे किसी काम की नहीं है। एक GTP मिला, एक FADH2 मिला,
एक हमारा यहाँ पर एक और NADH मिला। ठीक है, अब इनका क्या करें, NADH का, GTP का, FADH2 का, NADH का, इनका करेंगे हम ATP बनाएंगे इनसे। ATP कहाँ पर बनेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इनसे ATP बनेगी और ATP को हमारी बॉडी यूज करेगी। हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ATP की जरूरत पड़ रही है, और वो ATP हमारी ऐसे ही बनती है हमारी सेल के अंदर। इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। बड़ा बड़ा करके बीच में लिख देता हूं, सिट्रिक एसिड साइकिल। कहीं इससे सिट्रिक एसिड साइकिल से तो और ही ज्यादा ये किची पिची हो गई, इसको नहीं लिखते हैं, इतना ही रहने देते हैं बस। देखो, फर्स्ट स्टेप सिट्रेट सिंथेस, सिट्रिक एसिड बना। 6 कार्बन क्यों, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम है, 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, आइसोसिट्रेट बनेगा। आइसोसिट्रेट से फिर हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, इसका हो गया डी कार्बोक्सिलेशन, फिर इसका भी डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर एक GDP से GTP बन गई, GTP से सक्सिनिक एसिड बना, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरिक से मैलिक एसिड, मैलिक से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारे इसमें PDF में क्या दे रखा है, इसके स्टेप को देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट स्टेप कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, यानी एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सिट्रिक एसिड में, किसके साथ मिलकर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर, और फर्स्ट वाले स्टेप में एक पानी हमारा ऐड होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप सिट्रिक अपने आइसोमर में चेंज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं आइसोसिट्रेट। थर्ड वाला स्टेप डी कार्बोक्सिलेशन होगा आइसोसिट्रेट का, और डी कार्बोक्सिलेशन होगा हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का। दोनों का डी कार्बोक्सिलेशन यहां पर हो गया। चलो आगे चलते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। डी कार्बोक्सिलेशन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का बना तो सक्सेनाइल को एंजाइम ए बना। सक्सेनाइल को एंजाइम ए जब बनता है, ठीक है, सक्सेनाइल को एंजाइम ए बना, और यहां पर जो एक तो NADH ये वाले स्टेप में, कौन सा, थर्ड वाला स्टेप जो दे रखा है यहां पर, और जो 4 वाला स्टेप दे रखा है, इस वाले स्टेप में NADH बनता है, इसमें भी NADH बनता है, और CO2 रिलीज होता है। CO2 रिलीज होता है क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सक्सेनाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है सक्सेनिक एसिड में, और एक GTP हमारा बनता है। GDP से GTP बनता है जो कि ATP के बराबर है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा कहां तक मुझे, हाँ, ये सक्सेनाइल एसिड बन गया, सक्सेनिक एसिड बन गया। सक्सेनिक एसिड हमारा फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट मतलब फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड हमारा मैलिक एसिड, मैलिक को मैलेट भी बोलते हैं, और उसके बाद मैलेट ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, इससे बन जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, जब मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है तब भी NADH हमारा रिलीज होता है। एक NADH यहाँ पे बनता है, एक NADH यहाँ पे बनता है, तो 3 जगह पर हमारा NADH बन रहा है। एक साइकिल में अगर बात करें 3 तो NADH बन रहे हैं, ठीक है, और हमारे CO2 कितने निकल रहे हैं, हमारे एक CO2 यहाँ पे निकल रहा है, एक CO2 यहाँ निकल रहा है, 2 CO2 यहाँ पे निकल रहे हैं। अगर GTP की बात करें तो एक GTP बन रहा है, एक FADH2 बन रहा है, एक GTP, एक FADH2, 3 NADH यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों उसकी बात करें, 2 बार साइकिल होगी ना, क्योंकि पायरुविक एसिड कितने हैं, 2, एक बार साइकिल होगी फिर दूसरी साइकिल होगी, तो टोटल हमारे NADH कितने बन जाएंगे, एक साइकिल में 3, 2 साइकिल में 6। ओके, समरी देखें, एक साइकिल की इन्होंने दे रखी है। पायरुविक एसिड हमारा 4 NADH, 4 NAD प्लस, तुम कहोगे सर तुम तो 3 करो, यहाँ पे 4 है, इन्होंने 4 ना ये पायरुवेट ऑक्सीडेशन वाला भी लगा दिया। ठीक, ये वाला एक यहाँ पे भी तो बनता है ना, NADH प्लस H प्लस, भूल गए, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, 4 NADPH, 2 H2O, एक H2O यहाँ पे लगता है हमारा, ये लग गया। एक H2O जब फ्यूमरेट मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर प्रोसेस हो रही है। एक साइकिल के लिए 3 CO2 निकलेंगे, 3 CO2 इन्होंने एक CO2 ये वाला भी लगा दिया, डी कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन वाला, और 2 CO2 ये वाले। अगर पूरा एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को देखें तो इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल CO2 कितने, 6 CO2। एक ग्लूकोज से 6 CO2 ही तो निकल सकते हैं, इससे ज्यादा तो निकलेंगे नहीं, तो 6 CO2 निकलते हैं। 8 NADH, 8 NADH कैसे,
3 NADH तो साइकिल के अंदर, 1 NADH ऊपर, 4 NADH, लेकिन 2 बार होगा तो इसलिए 4 दूनी 8 NADH, 8 NADH और 8 ही यहाँ पर H+ लगेंगे। और 2 FADH2, एक साइकिल में एक FADH2, दूसरी वाली साइकिल में दूसरा FADH2, और 2 ATP। ये ATP जो दे रखा है ना, ये ATP इन्होंने GTP को बोला है, क्योंकि GTP ATP में ही कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर GTP को ATP में बोला है। तो टोटल अगर ग्लाइकोलाइसिस से अब तक देखें तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे 2 ATP, ग्लाइकोलाइसिस में हमारे 2 NADH। चलो अगर अब हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में 2 NADH, क्योंकि 2 बार होता है ना पायरुविक एसिड को, मैं 2 पायरुविक एसिड तो 2 बार लेकर चल रहा हूं। उसके बाद आती है हमारी क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल में 6 NADH, 2 GTP, GTP को हम ATP लिख सकते हैं ना, और 2 FADH2 है ना। अरे 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 क्या हो गया, चलो दोबारा लिख देता हूं, 1 सेकेंड। 2 ATP, 2 NADH, इतनी चीज हुई ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, आगे की चीज हमारी 2 NADH, ये बने हमारे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में। आगे फिर 6 NADH, 2 GTP, GTP को मैं कन्वर्ट कर देता हूं ATP में। ठीक है, अच्छा उसके आगे 2 हमारा FADH2, ये सब हो रहा है हमारा क्रैब साइकिल में। अब इन सब से हमें देखो, हमें जरूरत है बस ATP की, तो NADH को और FADH2 को इसको ATP में कन्वर्ट करना है। NADH को और FADH2 को ATP में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि होती है माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन में। और इसके बारे में हम नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके।